जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, सभी डीलिट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज वापस से लेकर आ गए हैं आपके साइंस का क्लास। पिछला क्लास था हम सभी का हिंदी का, काफ़ी लेट से हम लोग जो है क्लास ला रहे हैं। वजह यही है मेरे भाई, आप सभी को टेलीग्राम पे जो ज्वाइन किए हैं आपको पता चल ही गया होगा। इधर ट्रांसफार्मर हम लोग का जो है ना वो फ्यूज कर गया था, तो उसके बाद दूसरा ट्रांसफार्मर फिर लगाया गया, वो भी फ्यूज कर गया। उसके बाद अभी तीसरा ट्रांसफार्मर फिर ला करके लगाया गया है। कल से लाइट ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन अभी इधर फिर बारिश स्टार्ट हो गया, तो इस वजह से फिर रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रहा है। लेकिन क्लास काफ़ी लेट था, तो सोचे भाई अब बारिश हो चाहे कुछ भी हो, क्लास कंटिन्यू करना पड़ेगा। काफ़ी टाइम से सेशन लेट चल रहा है, तो भाई मेरे हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे क्लास रेगुलर लाएं, लेकिन हम ही भटक जा रहे हैं। क्या करें मेरे भाई, घर को भी मेंटेन करके चलना होता है, आप सभी को पता होगा। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, इस वजह से। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए शुरुआत करते हैं। और पिछला क्लास हिंदी का था, तो होमवर्क के रूप में आपसे पूछ रखे थे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आप सभी को। तो पंखुड़ी, 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 पंखुड़ियाँ, सारे के जो जितने भी लिखे हुए हैं सारे के सारे पंखुड़ी ही लिखे हुए हैं। करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो कहिएगा सर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेकिन ऑप्शन भी सर उसी प्रकार से दे रखा है ना। तो दोनों वैसे सही है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से हमको दुर्घुकर लगाना था, लेकिन लगा नहीं, है ना। हो गया होगा, गलती से मिस्टेक हो गया होगा। तो ऑप्शन ए कहें या फिर डी कहें, दोनों सही है। जो ऑप्शन ए किए हैं वो भी ठीक है, डी किए हैं वो भी ठीक है, दोनों किए वो भी ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर करने वाले में से है नितेश, काजल, शबाना, अंशु, आरती, नीतीश, टिस्कोम, प्रिया, ज्योति, इसके अलावा सजदा और एक हैं हमारे निकेश भाई साहब। तो चलिएगा, आप सभी का नाम भी ले लिए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी का स्कोर भी हम यहाँ पर शो कर दें। तो ये रहा आप सभी का स्कोर कार्ड, देख सकते हैं। काजल ने 25 में से 23 लाया है, नीतीश भाई ने 25 में से 23 और नितेश ने 25 में से 23, यानी कि तीनों को तीनों जो है 25 में से 23 ही लाए हैं। तो अच्छी बात है, आप सभी का स्कोर काफ़ी बढ़िया रह रहा है ना। तो चलिएगा यहाँ से करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और आप सभी लोग स्कोर अपना जरूर कमेंट कीजिए, ठीक ना। अब से हम लोग स्कोर कार्ड को भी यहाँ पर दिखाएंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है, बताइए। संगमरमर का रासायनिक फार्मूला कहिएगा सर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को हम लोग कई बार चूना पत्थर भी बोलते हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि चूना पत्थर का रासायनिक फार्मूला, तो कहिएगा सर कैल्शियम कार्बोनेट। पूछा जाए चाक का रासायनिक फार्मूला, चाक या चोक लिखा रहता है, इसका रासायनिक फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान रखना है। इसके अलावा इसी को एक और नाम से जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन कहते हैं, ठीक है, लाइम स्टोन कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इसका रासायनिक फार्मूला भी, यानी संगमरमर, चूना पत्थर या चाक, इन तीनों में से किसी का भी रासायनिक फार्मूला पूछे आप कैल्शियम कार्बोनेट लगाइएगा, ठीक है। इसको लाइम स्टोन के भी नाम से जानते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, ये क्या है? तो कहेंगे सर ये है बूझा हुआ चूना। ये क्या है? बूझा हुआ चूना, इसको कहते हैं बूझा हुआ चूना। और इसको क्या कहते हैं सर? कैल्शियम ऑक्साइड को इसको कहते हैं बिना बूझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बिना बूझा हुआ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? बिना बूझा हुआ। ये बूझा हुआ, ये बिना बूझा हुआ, दोनों आपको याद रखना है, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, कहता है कि बताइए विद्युत विभव मापा जाता है किस चीज़ से मापते हैं? वही ये कह रहा है, विद्युत विभव का माप किससे करते हैं? तो कहिएगा सर विद्युत विभव का माप हम लोग करते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से विद्युत विभव का या फिर वोल्टेज का माप कह लें तो किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से किया जाता है, ठीक है। आ मीटर से किसका माप करते हैं? तो कहेंगे सर विद्युत धारा का। लिख लीजिए एक साइड से, विद्युत धारा का माप यदि पूछा जाए किससे करते हैं तो कहेंगे सर अमीटर से। बैरोमीटर से कहेंगे सर, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है ना, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, मौसम का सूचना मिलता है इससे। अल्टीमीटर सर किसको मापते हैं? तो वाहन, ये एरोप्लेन वगैरह की ऊंचाई वगैरह हो जाए, किसी भी चीज़ की यदि है ना ऊंचाई मापा जाए तो अल्टीमीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, अमीटर से विद्युत धारा और वोल्ट मीटर से वोल्टेज या फिर विद्युत विभव। ध्यान रखना है विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कहेंगे सर वोल्ट होता है, वोल्ट, वी से डिनोट करते हैं इसको। और विद्युत धारा कैसा ही यदि मात्रक पूछा है तो क्या होता है? विद्युत धारा कैसा ही मात्रक एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलें अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या करें, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे हम लोग। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? बताइएगा लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा, कहेंगे सर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को इंग्लिश में मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मियोसिस। और लैंगिक जनन में समसूत्री होता है। समसूत्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहेंगे सर माइटोसिस। क्या बोलेंगे? माइटोसिस। तो दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? बताइए ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है?
तो कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नरेंद्र सिंह कापानी जो है ये ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आप सभी को बता चुके हैं। हाँ सर याद है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर जो है ये कार्य करता है, तो ये भी अब ध्यान रखना है आपको। और इसका आविष्कारक नरेंद्र सिंह कापानी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि थोरियम पाया जाता है, यानी किसके अयस्क में थोरियम पाया जाता है, ये अयस्क के नाम दिया हुआ है ना। किस में पाया जाता है थोरियम, यही ये कह रहा है। तो करेक्ट आंसर कहेंगे सर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोनाजाइट अयस्क में पाया जाता है क्या, थोरियम, ठीक है ना। मोनाजाइट अयस्क से क्या प्राप्त होता है, थोरियम। थोरियम जो है एक प्रकार का क्या है, कहेंगे सर रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है, रेडियो एक्टिव, या फिर रेडियो सक्रिय भी लिखा रहता है। एक्टिव माने सक्रिय हो गया, है ना। तो रेडियो सक्रिय तत्व है ये थोरियम। इसका संकेत TH होता है और 90 जो है इसका परमाणु संख्या होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, परमाणु क्रमांक कह लीजिए, परमाणु संख्या कह लीजिए। आइए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेरी बेरी रोग होता है किस विटामिन के कमी के कारण होता है, बेरी बेरी रोग। तो कहेंगे सर बेरी बेरी जो रोग होता है B4, बेरी बेरी B4 विटामिन बी। तो ध्यान रखना है बी, या फिर कहीं कहीं पे B1 भी लिखा रहता है, तो B1 कह लीजिए या फिर विटामिन बी कह लीजिए, एक ही बात है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, कहेंगे सर स्कर्वी रोग होता है ना, स्कर्वी रोग होता है। ए से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, आप सभी को अच्छे से पता होगा रतौंधी। और डी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से, तो बच्चों में होता है रिकेट्स। बच्चा यदि पूछा जाए तो बच्चे में होता है रिकेट्स, लिख लीजिए कहीं पर यदि नोट्स बनाए तो रिकेट्स। और बूढ़े बुजुर्गों में ऑस्टियोमलेशिया नाम का होता है, ऑस्टियोमलेशिया लिख लीजिए, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक ना। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है बूढ़े में, हड्डियों का टूटना कहा जाता है उनको। और बच्चों में रिकेट्स होता है, ठीक है। इन सारे को याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये सारा क्वेश्चन। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, बताइए। हमारा जो आँख है इस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी सीधा बनता है, या आभासी उल्टा, या वास्तविक एवं उल्टा, या फिर वास्तविक एवं सीधा। लगाइए अपना आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी मेरे भाई सी लगाएं आप बिल्कुल सही हैं, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक एवं उल्टा, बिल्कुल जिस प्रकार से उत्तल दर्पण में बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है उसी तरह से, ठीक ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो हमारा आंख है इसमें प्रतिबिंब तो बनता है, तो प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, सवाल कई बार ये भी पूछा जाता है। तो कहेंगे सर रेटिना वाला भाग पर बनता है, ठीक है। लेकिन यदि सवाल पूछा जाए कि जब आंख दान किया जाता है तो उसमें आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तब याद रखना है कॉर्निया को दान किया जाता है। कौन सा, कॉर्निया को दान करते हैं। ये सारे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या करें, कहता है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया, बताइए। आधुनिक आवर्त नियम, देखिए आवर्त सारणी से रिलेटेड या फिर ये कहें कि तत्वों से रिलेटेड 3 वैज्ञानिक आपको तो मेन याद ही रखना है, ठीक है ना। कभी भी इससे रिलेटेड सवाल पूछ लेता है। सबसे पहले याद रखिए डोब्रेनर। कौन सा, तो कहेंगे सर डोब्रेनर। डोब्रेनर ने क्या किया, इन्होंने यानी कि 3-3 के समूहों में तत्वों को वर्गीकृत किया, जिसको कि हम लोग त्रिक नियम कहते हैं। कौन सा नियम, कहेंगे सर त्रिक नियम। तो पूछा जाए सवाल कि त्रिक नियम किसने दिया था, डोब्रेनर ने, ठीक है। यानी कि तत्वों का पहली बार वर्गीकरण इसी ने किया था, डोब्रेनर ने। इसके बाद अगला वैज्ञानिक आता है मेंडलीफ। आप सभी लोग पढ़े होंगे मेंडलीफ का आवर्त सारणी, पढ़े हैं ना। तो मेंडलीफ ने भी क्या किया, इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया, लेकिन किसके आधार पर, तो कहेंगे सर परमाणु भार के आधार पर। किसके आधार पर, परमाणु भार के आधार पर जो है, या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने तत्वों को बांटा। इसका भी आगे चल के थोड़ा सा मिस्टेक निकल गया, तो फिर आगे चल करके, हालांकि इसका भी चलता है अभी, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चलता है किसका, तो कहेंगे सर मोसले का। आगे चल करके आता है कौन, मोसले, जिन्होंने कि जो है कि यहाँ पर लिख देते हैं हम, है ना। अगला मोसले ने क्या किया, परमाणु भार ना लेकर के परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। तो इसका थोड़ा अभी ज़्यादा चलता है, बाकी इसका भी मिश्रण आप सबको पता होगा, परमाणु भार या परमाणु क्रमांक। लेकिन परमाणु क्रमांक पे जब इन्होंने बांटा तो इसका थोड़ा सटीक निकला, है ना। तो आवर्त सारणी से रिलेटेड ये तीनों वैज्ञानिक आपको ध्यान में रख करके चलना है, कभी भी इससे पूछ सकता है सवाल। यहाँ पर पूछ रहे हैं आधुनिक आवर्त नियम, तो यानी कि हाल ही वाला, है ना, आधुनिक मना अभी वाला। तो आवर्त नियम किसने प्रतिपादन किया है, तो कहेंगे सर मोसले ने किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ में करते हैं भारी जल का प्रयोग। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला आप सभी लोग पढ़े होंगे, D2O, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम इस प्रकार से हो जाएगा ना, हाँ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ये किस चीज़ में इसका उपयोग होता है, भारी जल का। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर का जो पावर प्लांट होता है ना, उसमें मंदक या फिर मॉडरेटर के रूप में कहाँ पर है, कहेंगे सर यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन डी में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है कि मंदक या फिर मॉडरेटर, इंग्लिश में इसी को मंदक कहते हैं
मंदक कह लीजिए, मंदक कह लीजिए, इंग्लिश में इसी को मॉडरेटर कहा जाता है, इंग्लिश में या फिर हिंदी में कैसे भी लिख सकते हैं आप, है ना। मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है, मंदक के रूप में करते हैं भारी जल का। ये सवाल बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर डी होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि चींटी के काटने पर दर्द होने का क्या कारण है। जब चींटी, भाई चींटी काटे, मधुमक्खी काटे, उन सब के डंक में क्या पाया जाता है, तो एक एसिड पाया जाता है सर, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ये हमारे त्वचा में या फिर ये कहें कि हमारे ब्लड वगैरह में जाकर के मिश्रित हो जाता है और जो हमें जलन पैदा करने लगता है। तो चींटी कहें या मधुमक्खी कहें, इसके काटने पर दर्द होने का वजह फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड का एग्जाम में बहुत बार रासायनिक फार्मूला पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा CH, है ना, क्या हो जाएगा CH, सॉरी गलत, HC होता है ना, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, HCOOH ये होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मिक एसिड का रासायनिक फार्मूला है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। कह रहे कि नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है, बताइए। नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहेंगे सर प्लिनी इसके लेखक हैं, नेचुरलिस हिस्टोरिका। अच्छा ये है क्या, तो एक प्रकार का बुक है। इस बुक में किसकी चर्चा मिलता है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, नेचुरलिस हिस्टोरिका जो है ये लैटिन भाषा का जो है कि बुक है, लैटिन भाषा में लिखा हुआ है, लैटिन भाषा लिख देते हैं यहाँ पर, लैटिन भाषा। और इसमें किस चीज़ के बारे में चर्चा मिलता है, तो भारत और रोम के बीच किस प्रकार से व्यापार हुआ करता था, इस व्यापार के बारे में ही लिखा हुआ है नेचुरलिस हिस्टोरिका। लेखक कौन है, प्लिनी इसके लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, टॉलमी से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, जियोग्राफिका पूछा जाता है फिर एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। जियोग्राफी यदि पूछा जाए कि इसके लेखक कौन है, तो टॉलमी है, लेकिन पूछा जाए जियोग्राफिका, क्या पूछा जाए, जियोग्राफिका इसके लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा स्ट्रैबो हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रैबो जियोग्राफिका लिखते हैं, ये का शब्द इसमें लास्ट में आता है, और टॉलमी जियोग्राफी लिखते हैं। और मेगास्थनीज का बहुत ही फेमस बुक आप सभी को तो पता ही होगा, हाँ कहेंगे सर मेगास्थनीज का बुक का नाम है इंडिका, है ना। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज, इंडिका। तो ये सारे बुक का नाम है, आपको जो है ध्यान रख करके चलना है। बाकी नेचुरलिस हिस्टोरिका ये प्लिनी का, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा सारे ऑप्शन को। आइए तो अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि जर्मन सिल्वर बना होता है किस किस चीज़ का, बताइए। जर्मन सिल्वर जो है ये किस चीज़ का बना होता है, जर्मन सिल्वर। तो याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ये किस किस चीज़ का मिश्रण है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। तो कहेंगे सर इसमें जो है कॉपर, निकेल, कॉपर, जिंक, इस प्रकार से याद रखें ना, निकेल, कॉपर, जिंक। तो कॉपर, जिंक या निकेल इस प्रकार से भी लिखा हुआ ऑप्शन में, तो वही हो जाएगा करेक्ट आंसर। सर इसमें कॉपर कितना % होता है, तो सबसे पहले यही याद रखें, सबसे ज़्यादा इसमें कॉपर ही होता है। कॉपर होता है 60% कॉपर ही होता है। 20% इसमें क्या होता है, कहेंगे सर जिंक होता है, 20% जिंक होता है, और फिर 20% इसमें निकल होता है, 20% निकल होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कॉपर यदि पूछा जाए कितना, 60%, जिंक इसमें 20% और 20% निकल होता है। तो निकेल, कॉपर, जिंक से क्या बनता है, जर्मन सिल्वर बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। जो भी मेरे भाई सी लगाए आप बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। कहते हैं कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। बहुत बार आप सभी को, मेरे ख्याल से 2-3 क्लास में तो आप सभी को करा चुके हैं। अब इसका आंसर आप सभी को याद होना चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम, तो कहिएगा सर लार में जो है 99% तो सर जल ही होता है। 99% क्या होता है, जल होता है। 1% ही सर एंजाइम होता है। 1% ही क्या होता है, एंजाइम होता है। तो ये 1% जो है एंजाइम के रूप में कौन कौन सा एंजाइम होता है हमारे लार में, तो कहेंगे सर एंजाइम के नाम पर 2 ही एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है। एक तो सर पढ़ाए थे टाइलिन, एक तो टाइलिन और एक सर लाइसोजाइम, तो जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो टाइलिन और लाइसोजाइम 2 ही प्रकार का एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है, लार ग्रंथि से रिलीज होता है। टाइलिन क्या करता है, तो आप सभी को बताए थे सर स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। किस चीज़ के पाचन में, कहेंगे सर स्टार्च के पाचन में। स्टार्च को किस चीज़ में तोड़ देता है, तो माल्टोज के रूप में तोड़ देता है, माल्टोज के रूप में। तो स्टार्च के पाचन में सहायक कौन होता है, ये टाइलिन। सर फिर ये लाइसोजाइम क्या करता है, तो हमारे भोजन के करने के द्वारा जो भी बैक्टीरिया वगैरह, भोजन हमेशा शुद्ध तो नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से जो कि हमारे खुली नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह, हानिकारक जीवाणु वगैरह उसमें होता है। तो उस चीज़ को मारने का कार्य कौन करता है, ये लाइसोजाइम एंजाइम करता है। तो यहाँ पर पूछ रहा था सवाल कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन कहीं है, कहेंगे सर ऑप्शन में तो कहीं नहीं है सर, लेकिन लाइसोजाइम सर दे रखा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइसोजाइम। बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको हम बताए हैं वो सभी आपको ध्यान रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है, बताइए। हड्डी के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। सिंपल ये भी सवाल आप ध्यान में रख सकते हैं। हड्डी के बीच जो खाली स्थान होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं,
तो उसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो। देखिए ये जो बोन मैरो है ये इंग्लिश नाम है, बोन मैरो, MARROW इस प्रकार से है ना, बोन मैरो जो है ये इंग्लिश नाम है। सर इसका हिंदी मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा, इसको हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको बोन मैरो ना मिल करके अस्थि मज्जा भी मिल सकता है। तो हड्डी के बीच जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। यहीं पर जो है रक्त का निर्माण होता है, चाहे व्हाइट ब्लड सेल हो, रेड ब्लड सेल हो, यहीं पर उसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में ही। इंग्लिश नाम है बोन मैरो, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आ जाइए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, यानी लोहा का सबसे शुद्धतम रूप जो है वो कौन सा लोहा माना जाता है। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, पिटवा लोहा को सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। सर पिटवा लोहा को शुद्ध लोहा काहे माना जाता है, तो बाबू मेरे इसमें कार्बन की मात्रा जो है बहुत ही कम होता है, यानी कि हाईएस्टली यदि बात किया जाए सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा इसमें कितना हो सकता है, तो 0.25% तक सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी अधिक से अधिक इतना ही होता है। कम से कम ये 0.08 आप बोल सकते हैं। तो 0.08% या फिर 0.25% तक इसमें जो है कार्बन की मात्रा होती है। तो आप सोच सकते हैं कितना कम होता है इसमें कार्बन। तो पिटवा लोहा को इसलिए लोहे का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। पिग आयरन क्यों बोला जाता है सर, पिग आयरन क्या है, इसमें अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा है। पिग आयरन से ध्यान रखिएगा, इसमें अशुद्धियाँ काफ़ी ज़्यादा मिश्रित होती है, मिला हुआ होता है। कास्ट आयरन सर क्या है, इस वन कास्ट आयरन नाम से याद रखिएगा, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक और पिग आयरन में अशुद्धियाँ बहुत अधिक। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा बहुत कम, इसलिए इसको लोहे का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। बाकी स्टील जो है ये भी कार्बन और लोहे का मिश्रण ही होता है स्टील, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना है। लेकिन सवाल यहाँ पर पूछा गया आपसे कि लोहे का शुद्धतम रूप, तो पिटवा लोहा को मानते हैं। वजह यही है कि उसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। आइए तो अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, कहता है कि घाव को भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। घाव को भरने के लिए हमारा शरीर किस विटामिन का प्रयोग करता है, बताइए। KBC या E? वाह, KBC, कौन बनेगा करोड़पति, क्या बात है ना, बताइएगा क्या आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो 5 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहेंगे सर घाव भरने के लिए हम लोग सर विटामिन C का प्रयोग करते हैं हमारा शरीर ना। क्यों, क्योंकि सर ये त्वचा से रिलेटेड ही होता है ना। तो विटामिन C का प्रयोग घाव भरने के लिए किया जाता है। जितना भी घाव होता है लगभग जो है हमारे स्किन पर ही होता है। अच्छा, इसका स्रोत क्या है, तो जितने भी खट्टे फल वगैरह होते हैं, कह सकते हैं ना, खट्टे फलों का जितना भी यूज करते हैं हम लोग, किस चीज़ के लिए, विटामिन C उसमें ज़्यादा होता है खट्टे फलों में। लेकिन सर्वोत्तम स्रोत यदि विटामिन C का बोला जाए तो लिख लीजिए आंवला, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना। विटामिन C का सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा स्रोत आंवला माना जाता है। आंवला पूरा ये बोलें कस्सा या फिर खट्टा होता है ना, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप सभी को अभी बता चुके हैं, स्कर्वी रोग होता है, इन्हीं की कमी से ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है विटामिन C का, तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। कहेंगे सर एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोल सकते हैं। इसका रासायनिक फार्मूला होता है, घाव भरने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया इसमें। आइए अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, बता दीजिए। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कहेंगे सर जी हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। 2.42 ये हीरा का अपवर्तनांक होता है। ये आपको ध्यान रखना, हीरा का अपवर्तनांक एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे प्रकृति में या दुनिया में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो कठोर पदार्थ यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग ना। सर्वाधिक कठोर पदार्थ यदि बोला जाए, आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो कहेंगे सर हीरा होता है। ध्यान रखिएगा, हीरा कार्बन का क्या है, तो कहेंगे सर कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का क्या है, एक अपरूप है, किसका, कार्बन का। ये भी ध्यान रखना है। इसका अपवर्तनांक एग्जाम में पूछा जाता है, 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। आ जाइए भाई मेरे अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो बताइए उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। क्या मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए, देखिए काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला आप सभी लोग पढ़े होंगे, हाँ सर। KE बराबर हम लोग पढ़े हैं 12 mv² सर होता है, 12 mv²। तो यहाँ पर बस एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि गतिज ऊर्जा वेग का, है ना, वेग के वर्ग का सीधा समानुपाती होता है। बस ये लाइन आप याद रखिए, लिखवा देते हैं, लिख लीजिए इसको सीधा। ये सवाल यदि आए ना तो ये लाइन आपको याद करना है। गतिज ऊर्जा लिख लीजिए तो कहीं पे, गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आप
पकड़ कर चलिए, ठीक है। गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के सीधा समानुपाती, यानी ये जो गतिज ऊर्जा है ये वेग के वर्ग के सीधा समानुपाती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी समानुपाती v स्क्वायर। कहेंगे हाँ सर अभी तो आप लिखवाएं वही चीज़ें, तो इसलिए ये लाइन जो है आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कहता है किसी वस्तु का वेग दुगुना, यहाँ पर वेग है सर, वेग को 2 गुना कर देते हैं तो 2 यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा देते हैं, तो समानुपाती काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा 2 दूना 4, यानी इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी फिर तो सर 4 निकल रहा है। तो वही तो कह रहा है कि वेग यदि 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कहेंगे सर ये 4 गुना हो जाएगी। किस ऑप्शन में है बाबू मेरे, तो कहेंगे सर सी में दे रखा है। सवाल हमेशा 2 गुना करके नहीं पूछेगा आपसे, कभी कभी 3 गुना भी पूछ लेता है। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 3 3 9, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, कहेंगे सर 9 गुना हो जाएगा। एक सवाल पूछा गया है एग्जाम में कि काइनेटिक एनर्जी यदि हाफ कर दिया जाए, हाँ हाफ तो इस प्रकार से हो जाएगा, सॉरी हाफ कर दिया जाए तो फिर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यदि वेग 2 गुना इस प्रकार से वेग यदि हाफ कर दिया जाए तो इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर सर 4 हो जाएगा, तो चौथाई भाग रह जाएगा। कई बार यही भी पूछा जाता है ना, तो ऑप्शन में आपको चौथाई भाग मिलेगा, चौथाई भाग मिल जाएगा, उसमें आपको लगा देना है, ठीक है ना। ये तीनों ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पर तो 2 गुना वाला था सर, 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आ जाइए, जो भी मेरे भाई सी लगाए थे आप बिल्कुल सही थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट में आपको स्कोर भी बताना है और जो होमवर्क के रूप में सवाल पूछ रहे हैं उसका भी आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑयल गैस किसका मिश्रण है, बताइए ऑयल गैस किसका मिश्रण है। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, ऑयल गैस सर मीथेन, इथिलीन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, नहीं सर कहीं पर तो नहीं दिया है। हाँ देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है ऑयल गैस। सर संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते किसको हैं, तो भाई मेरे देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें एक बॉन्ड से बनता हो, जैसे कि हम लोग अभी बताए ना आपको कि क्या क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, एक इथिलीन होता है, इथिलीन का फॉर्मूला C2H4 होता है, एक होता है हाइड्रोजन तो सर H, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड सर O। अब यहाँ पर मीथेन को यदि पकड़ के चलिए तो C इधर लगाएंगे, इस प्रकार से बॉन्ड लगेगा, यहाँ H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, नीचे भी H, तो कुल मिलाकर के देखिए एक बॉन्ड बन गया ना, इसी को कहते हैं एकल बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड इसको कहते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड बनता हो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त किसको बोलेंगे, तो वही जिसमें द्वि या फिर त्रि बॉन्ड बनता हो। कैसे सर, तो अभी आपको लिखवाए तो ये C2H4 इथिलीन, C2H4 में देखिए तो यहाँ C लगाएंगे, यहाँ C लगाएंगे, तो इधर H, एक H इधर दे देंगे, एक H इधर, एक H देखिए 4 H पुर गया, कहेंगे हाँ सर 4 को H तो सर पुर गया यहाँ पर, है ना, लेकिन सर बीच में सर नहीं मिल रहा है, तो बीच में वही डबल बॉन्ड आपको लगाना होगा, तब तो जाकर के C का 4 बॉन्ड पूरा होगा। C को 4 बॉन्ड चाहिए तो 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, देखिए C को मिल रहा है ना, डबल बॉन्ड मिल गया ना बीच में, तो यही डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसीलिए ये जो है पूरा सही हो जा रहा है। क्यों, ऑयल गैस किसका मिश्रण है, तो सर CH4 भी इसमें होता है और C2H4 भी होता है, यानी कि मीथेन और इथिलीन दोनों मिश्रित होता है। तो बोल सकते हैं संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है ऑयल गैस, याद रहेगा ना। इसके अलावा हाइड्रोजन भी होता है या फिर ये कहें कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO का भी मिश्रण होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए लास्ट क्वेश्चन कहता है कि अनार का रंग जो है ये किसके कारण होता है, क्या रंग है, अनार का रंग लाल, अच्छा सॉरी अनार का रंग लाल किसके कारण होता है ना। हम तो देख रहे हैं भाई अनार का रंग सिर्फ किसके कारण होता है, भाई कलर का तो नाम ही नहीं लिखा है, तो लाल रंग बताना है आपको, अनार का रंग लाल किसकी वजह से होता है। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, अनार का रंग सर एंथोसाइनिन की वजह से लाल होता है, एंथोसाइनिन के कारण अनार का रंग लाल होता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्ते हरे होते हैं, आप सभी को पता होगा ना, क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग सर हरा होता है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। कैरोटीन के कारण क्या होता है, तो जितना भी पीला या नारंगी रंग होता है ना, तो सवाल पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा कि गाजर का जो नारंगी रंग या फिर गाजर का जो पीला रंग होता है, खैर गाजर तो नारंगी रंग का ही होता है, पीला नहीं बोलेंगे, तो गाजर का नारंगी रंग यदि आप सवाल पूछा जाए कि किसके कारण होता है, तो कहेंगे सर कैरोटीन के कारण होता है। इसके अलावा दूध में देखिएगा पीलापन रंग होता है, दूध का जो पीला रंग होता है, देखिएगा गाय वगैरह का जो दूध होता है उसमें ऊपर पे छाली जब पड़ता है तो छाली हल्का हल्का पीला हो जाता है, तो वो पीला किसके कारण होता है, यही कैरोटीन के कारण होता है। एक प्रकार का ये पिगमेंट है ना, इससे कलर ही बनता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, प्राकृतिक पिगमेंट इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा एक है सर बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन सर किस में पाया जाता है, बीटा कैरोटीन से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका गोल्डन राइस है, आप सभी को एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा गोल्डन राइस, गोल्डन है ना, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ध्यान रखना है। गोल्डन राइस ये सोना चावल, वैसे सोना चावल नहीं, हिंदी में भी गोल्डन राइस ही लिखा होता है, इस प्रकार से गोल्डन राइस ही आपको मिलेगा, हिंदी में भी यदि लिखा रहेगा तो इस प्रकार से ही लिखा रहेगा। इसमें बीटा कैरोटीन काफ़ी प्रचुर मात्रा में, काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा चलिए लास्ट में आप सभी से होमवर्क, इसका जवाब से को कमेंट बॉक्स में बताना है, बताइएगा तो
सवाल यहाँ पर पूछ रहा है आपका कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है या फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक था आपको क्या कि घाव भरने में कौन सहायक होता है, यहाँ पर कह रहे कि रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है, ए बी सी के। अच्छा यहाँ पर के बी सी नहीं बना, क्या बात, बताइएगा ए बी सी के में कौन सा यहाँ पर है जो कि रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, बाकी आप सभी लोग अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा और आप सभी का ये होमवर्क वाला क्या है इसका भी आपको आंसर एक ही साथ कर दीजिए ना, जो कमेंट करते हैं ना यहीं पर बता दीजिए सर इसका HW का आंसर सर ये वाला हो जाएगा और हमारा सर इतना में से इतना सही हुआ है। तो दोनों चीज़ हम दिखा देंगे, आपका स्कोर कार्ड भी यहाँ पर हम दिखा देंगे और आप सभी का जो है नाम भी ले लेंगे ना। तो इस प्रकार से आपको एक ही साथ लिख देना है, अलग अलग कमेंट नहीं करना है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।